अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक सवाल जो कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जाता है, आज उसके ऊपर ये वीडियो। और वो सवाल क्या है कि बच्चों में कब्ज़ जो होती है, कॉन्स्टिपेशन जो होती है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो क्योंकि बड़ों में तो आम तौर पे जल्दी से डॉक्टर से भी बात की जाती है, या फिर हमें पता होता है कि डॉक्टर ने फ़लाँ दवाई दी थी तो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है तो हमें इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में अगर मैं सबसे पहले एक बात कहूँ कि बच्चों में जो खुराक होती है, जिसको हम डाइटरी मॉडिफिकेशन कहते हैं, वो क्या होनी चाहिए। पहला काम आपने क्या करना है कि फ़ाइबर जो है बच्चों में उसका जो इस्तेमाल है ज़्यादा कर दें। मसलन कुछ ऐसी खुराक दें जैसे सेब होता है, जैसे नाशपाती होता है, और सब्ज़ियों में आप गोभी वगैरह दें, गाजरें दें। इसी तरह से देसी गंदम की रोटी दें, दलिया दें ज़्यादा। और जो ब्राउन ब्रेड होती है, जो होल व्हीट ब्रेड जिसको कहते हैं, वो दें। दालें दें, जैसे साथ आप ये जो लोबिया है, मटर है। अब ये वो तमाम खुराक है कि जिसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है, और फ़ाइबर क्या करता है, वो स्टूल का बल्क बनाता है। तो जब स्टूल का बल्क बनेगा, फ़ाइबर ज़्यादा जाएगा, तो उससे कब्ज़ जो है वो बच्चों में भी कम हो जाती है। दूसरा, आपने एक और काम करना है कि कुछ जो ऐसी खुराक होती है जिसको हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन को कॉज़ करती हैं, की वजह बनती हैं, तो वो आपने कम कर देना है। जैसे बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को दी जाएँ तो उससे भी कब्ज़ हो जाती है। इसी तरह से जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जिसमें ये फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा बर्गर टाइप की चीज़ें हैं, पकोड़े समोसे हैं, ये कम से कम दें। और इसी तरह से उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो पहले मैंने आपको बताई हैं उनके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा हैं, और ये जो बाद में बताई हैं, जो फ़ास्ट फूड जिसको हम कहते हैं, और फ्राइड जो खाने जिनको हम कहते हैं, तो इनके अंदर फ़ाइबर कम है। तो फ़ाइबर के कम होने की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाती है, तो इस चीज़ से बचना है। और तीसरी जो चीज़ होती है कि वो आपने ये करना है कि पानी का ख़्याल रखना है। जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों में। कि हाइड्रेशन का ये है कि बच्चों को आप कहें कि वो पानी ज़्यादा पिएँ सारा दिन। क्योंकि पानी क्या करता है कि ना सिर्फ ये कि देखें, फ़ाइबर चला गया आपके जो बच्चे के जिस्म में, लेकिन फ़ाइबर को पानी मिलेगा तो वो बल्क बनाएगा, और अगर नहीं देंगे तो वो जिस्म से लेने की कोशिश करेगा, जिससे पानी की कमी हो जाती है। तो बच्चे को कहें कि सारा दिन ना बहाने-बहाने से बच्चे को पानी पिलाते रहें, ताकि जो फ़ाइबर गया है अंदर वो पानी को पकड़े और वो स्टूल का बल्क बनाए। ये करना है। फिर इसके बाद जो बारी आती है वो है कि आपने बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी पे, पहले तो डाइटरी मॉडिफिकेशन था, अब दूसरा क्या है कि आपने देखना है कि आपका बच्चा कितना फ़िज़िकली एक्टिव है। कोशिश करें कि आपका बच्चा रोज़ाना रनिंग, साइकिलिंग और खेल-कूद बच्चों का जो होता है, उससे क्या होता है कि जो आंतों की मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है, और कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाता है। कोशिश करें रोज़ाना आपका जो बच्चा है वो 60 मिनट के लिए यानी 1 घंटे के लिए वो खेल कूद करे। आपको पता है बच्चे तो वैसे ही शौकीन होते हैं, लेकिन बाज़ पेरेंट्स बच्चों को डांटते रहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी। लेकिन जिस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का मसला है तो उसको आप ज़रा इनकरेज करें, उसका हौसला अफजाई करें, जिससे आंतों की जो मूवमेंट है वो बेहतर होती है, और जैसे ही आंतों की मूवमेंट बेहतर होगी तो उससे कॉन्स्टिपेशन बेहतर हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ है वो है कि आपने अपने बच्चे को का जो टॉयलेट है, उधर जाने की रूटीन है, उसको ट्रेनिंग देनी है। इसे हम टॉयलेट रूटीन कहते हैं। उसमें क्या होगा कि एक तो टाइमिंग रखें, कि स्केड्यूल करें कि टॉयलेट के टाइम को, जैसे अपने बच्चे को कहें कि खाना खाने के 5 से 10 मिनट के बाद उसको भेजें कि जाके टॉयलेट पे बैठे, क्योंकि हमारा एक रिफ्लक्स होता है जिसको हम गैस्ट्रो कहते हैं मैदे को, और कोलिक आंत को कहते हैं, कि जैसे ही हमारे मैदे में खाना जाता है तो आंत को भी पैगाम जाता है कि वो थोड़ी सी उसकी मूवमेंट होती है। तो बच्चे को आइडिया हो जाएगा कि अगर जैसे ही ये मूवमेंट आती है तो मैंने स्टूल पास करना है। और कोशिश करें कि बच्चे, क्योंकि जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके लिए एक नई चीज़ होती है टॉयलेट वाला, तो उसकी एक जो है ना कंफर्टेबल सेटअप बनाएं। कंफर्टेबल सेटअप का मतलब है कि उसके लिए वहाँ पे एक उसके पाँव के लिए सपोर्ट रखें। बाज़ का बच्चे जो है उनको बैठने में मसला होता है, देखें आपका बच्चा कंफर्टेबली बैठा है, आराम से बैठा है, और कोशिश करें कि जो बच्चे की पोस्चर ऐसा हो कि उसकी जो नीज़ होते हैं, उसके जो घुटने होते हैं, वो उसकी हिप्स से ऊपर हों। क्योंकि बच्चों को नहीं पता, ज़ाहिर है अभी बड़े हो रहे हैं, उनको क्या पता कि टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि वहाँ पे वो आराम से बैठें और उस पोजीशन में बैठें कि जिससे स्टूल आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। इसके बाद बारी आती है कि बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ एक चीज़ होती है, कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब आपका बच्चा ये सीख रहा है
तो अगर वो कामयाब नहीं भी होता है तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को की हौसला अफजाई करें, उसको कहें कि क्योंकि आज वो टॉयलेट गया है या गई है और उसने जो बताए गए पोस्चर पे बैठा है या बैठी है बच्ची, तो उसके बाद उसको कोई इनाम दें, उसकी तारीफ़ करें। तो इससे बच्चा हौसला पकड़ता है उस रूटीन को फॉलो करने में कि जो मदद करती है कॉन्स्टिपेशन को रोकने में, ना होने में। इसी तरह से फिर आप कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा बहुत परेशान हो जाता है इस तरह की सूरत हाल में, या उसको कोई ज़हनी तनाव है कि इस पूरे अमल के दौरान, तो आपने उसको सज़ा नहीं देनी है, आपने उसको रिवार्ड तो देना है काम जब वो उसको आपको फॉलो करता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता, बाज़ बच्चे एंग्जाइटी होती है उनके अंदर, वो परेशान हो जाते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करनी है, सज़ा नहीं देनी। तो ये भी इस अमल को आसान बना देता है। उसके बाद कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। अब ये जो ओवर द काउंटर का मतलब, मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ओवर द काउंटर का मतलब है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो बाज़ का आते डॉक्टर ने अगर एक दफ़ा आपको लिख दी हैं तो आपको बार बार दवाई लिखवानी नहीं पड़ती, तो उससे आपका गुजारा हो जाता है। यानी आप जाते हैं अपने डॉक्टर से, आपने पहले बात की हुई थी, आप जाते हैं और जाके फार्मेसी वाले को या दवाइयों की डिस्पेंसरी पे जो बात करते हैं और वो फिर आपको दवाई दे देता है। इनमें क्या होता है ओवर द काउंटर में, जैसे एक होते हैं स्टूल सॉफ्टनर्स। स्टूल सॉफ्टनर का क्या मतलब है, जैसा नाम से भी ज़ाहिर है कि जो स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, हार्ड नहीं रहने देते, क्योंकि हार्ड का मतलब ही फिर कॉन्स्टिपेशन है। इनमें शामिल होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के साशे मिलते हैं, पाकिस्तान में हर जगह मिल जाते हैं। कोशिश यही करें कि एक दफ़ा जो बच्चों का स्पेशलिस्ट होता है जिसको पेडियाट्रिशियन कहते हैं, तो उससे आपने बात की हो, तो उसके बाद आप 1 साल से कम उम्र के बच्चों में आपने मिनरल ऑयल नहीं यूज़ करना, क्योंकि लोग करते हैं, ये नहीं बिल्कुल यूज़ करना। और अगर आपको स्पोस्ट्री या एनीमा, ये वो होता है जो स्टूल या पखाने वाली जगह पे आपको देना पड़ता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से एक तो बात करें, कि डॉक्टर से बात करने के बाद, और दूसरा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कि किस तरीके से एनीमा या स्पोस्ट्री देते हैं। एनीमा या स्पोस्ट्री पखाने वाली जगह पे डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, जिससे कि मोशन आ जाता है, लेकिन डॉक्टर के हदायत के मुताबिक। उसके बाद हैं कुछ होम रेमेडीज़ हैं। वो होम रेमेडीज़ क्या होती हैं या टेक्निक्स हैं कि एक को हम कहते हैं एब्डोमिनल मसाज। एब्डोमिनल मसाज क्या होता है कि बच्चे का जो एब्डोमेन है, पेट है, उस पर क्लॉकवाइज जो घड़ी की सुइयाँ जिस डायरेक्शन में जाती हैं, तो आप जब मसाज करते हैं तो उससे भी आंतों की जो हरकत होती है, मूवमेंट होती है, वो बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ जो है वो दूर हो जाती है। इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। आपने पहले भी बहुत दफ़ा ये बात सुनी है कि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, मार्केट से भी आपको साशे मिल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर से बात करें, बाज़ का प्रोबायोटिक्स भी का इस्तेमाल भी मदद करता है। इसके बाद बारी आती है कि किस वक्त आपको ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएँ। अगर आपके बच्चे को जो कब्ज़ है वो 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुकी है और आपने सब कुछ ये करके देख लिया है, या फिर आपके बच्चे के स्टूल में, पखाने में खून आ रहा है, या बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, या उसको उल्टियाँ आ रही हैं, या पेट में किसी भी किस्म की सोज आ रही है, या बच्चा जो है उसका वज़न कम हो रहा है, या इस मसले के साथ बुखार हो रहा है, तो इसका ये मतलब होगा कि आपके लिए ज़रूरी हो गया है कि आप अपने डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाएं। अब आपने घर में बहुत ज़्यादा कोई ऐसी वैसे काम नहीं करने, बल्कि अपने बच्चे को लेके जाएंगे तो इससे फ़ायदा होगा। कुछ और काम भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एक को हम कहते हैं कि आप इसने बचाना कैसे आपने इस चीज़ से। कोशिश ये करें कि बच्चों का एक पैटर्न होता है। पैटर्न का क्या है कि देखें कि रोज़ाना बच्चा जो है कितनी दफ़ा वॉशरूम जाता है, क्या खा रहा है, उसकी अलामात क्या हैं, उसको लिखें कहीं पे। इसी तरह से कोशिश करें कि बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की आपको आजकल तो यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाती हैं, ऑडियोज़ मिल जाती हैं, कार्टून की शक्ल में मिल जाती हैं, या एनिमेटेड मूवीज़ मिल जाती हैं जो बच्चे बहुत शौक़ से देखते हैं। तो जिसमें गाइडेंस दी होती है कि कैसे टॉयलेट ट्रेनिंग करनी है, कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। तो इस तरीके से अपने बच्चों को जब आप इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे तो देखिए उनको तो कुछ नहीं पता, लेकिन आप एज़ ए पेरेंट उनको कुछ बताने वाली मुख्तलिफ मटीरियल दे सकते हैं जिसमें उनकी दिलचस्पी हो। आप किताब तो नहीं उनको देंगे, आप उनको पढ़ के तो नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप कार्टून या इस तरह की चीज़ दिखाएंगे कि जिसमें ये चीज़ बताई भी गई हो, लेकिन आपके बच्चा जो उसको शौक़ से देख भी ले, तो उस चीज़ को वो आसानी से अपने ऊपर अप्लाई करेगा और कॉन्स्टिपेशन से बच जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल आने को कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन स्टूल काफ़ी दिन ना आए, या एक दिन में 2 से 3 दफ़ा ना आए, तो उसको कहते हैं, जिससे फिर दर्द होता है, जिससे बहुत सारे और भी मसले बनते हैं। जब बच्चा ज़ोर लगाता है तो ज़ख़म होने का, एनल फिशर का डर होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मैंने इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछें कि मुझे किस बीमारी के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर लाजमी वीडियो बनाऊँ। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें। नहीं किया वीडियो को लाइक तो वीडियो देखने से पहले ही वो लाइक कर दिया करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।